हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट थ्योरी सर्कल का। देखिए, बहुत ही कम समय में मैं क्या कराऊंगा, जितना भी सर्कल का थ्योरी है ना, वो चाहे मेंसुरेशन का हो गया, चाहे आपका ज्योमेट्री का हो गया, यानी क्षेत्रमिति भी उसमें शामिल होगा और ज्योमेट्री है वो भी शामिल होगा। मतलब टोटल कंप्लीट ये थ्योरी होगा। ठीक, ये इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ नहीं बता पाऊंगा। ऐसे नहीं है कि प्रूफ तो मैं सब चीज़ का बता सकता हूँ, जो भी मतलब थ्योरी है। लेकिन ये वीडियो इसीलिए बना है कि आप बस कुछ ही मिनट में क्या करें, अपना पूरा ज्योमेट्री का सर्कल का क्या कर सके, कंप्लीट सर्कल का वीडियो देख सके। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट थ्योरी होगा। ठीक, पहले बता रहे हैं मेंसुरेशन, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, फिर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। जैसे आपका बात करें सर्कल के बारे में, कुछ हम छोटा छोटा पॉइंट बता देते हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। जैसे सर्कल क्या है, अगर कोई पूछे सर्कल क्या है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक बिंदु पथ है। सर्कल क्या है, एक बिंदु पथ है जो किसी फिक्स पॉइंट से ना, सारे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर को हम ओ से डिनोट करेंगे। ठीक, और ये जो साइड का लेंथ है ना, रेड कलर का आप देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, तो इसको कहते हैं परिधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सरकमफेरेंस। ध्यान रहे, आप यहाँ इंग्लिश एक बार देख लीजिए। हम मतलब कहीं या तो हिंदी लिख देंगे, चाहे कहीं इंग्लिश लिख देंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, यहाँ दोनों लिख रहे हैं। ये परिधि हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, इसका परिधि कहलाता है, सरकमफेरेंस कहते हैं। रेडियस क्या है, तो इसका केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं इसको, सेंटर कहते हैं। केंद्र हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र। तो केंद्र यानी सेंटर से किसी एक बाहर सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट को आप मिला दीजिए। ये जो आप डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। आर से डिनोट करेंगे, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियस। इसको डिनोट किससे करेंगे हम, आर से। ठीक, अब हम बात करें इसका डायमीटर कॉर्ड का। तो देखिए कॉर्ड क्या होता है, जिसको जीवा हिंदी में कहा जाता है। एक आप ऐसा लाइन खींचिए जो सरकमफेरेंस के दो पॉइंट पे मिलता हो। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच दिया, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ मान लीजिए ए पे मिल रहा है, यहाँ बी पे, ए पॉइंट पे मिल रहा है और यहाँ सरकमफेरेंस के बी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ए बी क्या कहलाएगी दोस्त, इसको हम कॉर्ड कहेंगे। और इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा। ध्यान रहे, नाम यहाँ आप देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आगे हम या तो हिंदी चाहे इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, अब बात करें आपका एक होता है आर्क। क्या होता है, आर्क। तो ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए ये तो पूरा एक राउंड अगर आप चल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, परिधि बन जाएगा। तो आर्क जो है ना, सरकमफेरेंस का ही क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, यानी परिधि का ही क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए टोटल एक राउंड चलने पे क्या बन रहा है, सरकमफेरेंस बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस खाली हम लेना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे हम क्या, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको कहेंगे हम आर्क। और हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो आर्क कहते हैं, ARC। हिंदी में कहते हैं चाप। क्या कहते हैं, चाप। ठीक, अब बात करें आपके डायमीटर का। तो डायमीटर क्या होता है समझिए, डायमीटर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी अच्छा एक बात बताइए, कहा जाए कि एक जो सर्कल है उसका कितना कॉर्ड हो सकता है, तो इसके इन्फिनिट कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से लाइन से बहुत सारा कॉर्ड खींचे, एक कॉर्ड ऐसा आएगा जो सेंटर से क्रॉस करेगा, एक कॉर्ड ऐसा मिलेगा आपको जो कहाँ से गुजरेगा दोस्त, सेंटर से गुजरेगा। जैसे हम एक कॉर्ड खींच रहे हैं आपको, एक हमने यहाँ से कॉर्ड खींचा जो कहाँ से पास किया, सेंटर से। बहुत सारा कॉर्ड खींचा जा सकता है जो सेंटर से पास करे। तो कोई ऐसी जीवा जो किससे, केंद्र से होकर गुजरे, यानी सेंटर से पास करे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसको हम डिनोट करेंगे डी से। ठीक, और हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, इसको व्यास कहते हैं। ठीक, तो व्यास जो व्यास होता है ना, सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा होती है, यानी कॉर्ड होती है। सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। एक बात बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था आपका, रेडियस था, आर था। ये सेंटर है ना, केंद्र से और इसके बीच का डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, तो ये भी आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का ये भी आर होगा। तो जो डायमीटर है देख रहे हैं, 2R है ना, यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर। तो जो व्यास होता है ना, त्रिज्या के क्या होता है, दुगुनी होता है। इतना सारा चीज़ आपको क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है कि किसको हम क्या क्या कहते हैं। ठीक, आप ये लिख लीजिए। अब चलते हैं हम इधर सवाल की तरफ। देखिए फर्स्ट आपका यहाँ हम लिखे हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं d/2 यानी व्यास बटा 2, यानी व्यास में 2 से डिवाइड करने पे क्या आती है, त्रिज्या आती है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो बताया ना, साइड के जो लेंथ है उसको परिधि कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। किसी का हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। ठीक, आगे आने वाले वीडियो में ना जब स्पेशल पढ़ाया जाएगा तो हर एक थ्योरम का आपको प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा, 4-5 पार्ट में जब वीडियो बनेगा तब। ये रिवीजन के लिए रखा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये सबको पता है, πr² होता है। ठीक, आर क्या है, त्रिज्या है दोस्त, रेडियस। अर्धवृत्त का परिमाप का बात करें तो समझिए, अर्धवृत्त का परिमाप कहिए चाहे परिधि कहिए, तो ये तो आपका हो गया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का आधा। तो पता है बच्चे क्या करते हैं इसमें,
देखते हैं कि वृत्त का परिधि यानी टोटल परिमाप होता है 2πr, अर्धवृत्त का पूछ रहा है ना, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का, तो क्या कीजिए इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो πr लिख देता है। तो क्या हो जाएगा, खाली गलत हो जाएगा, πr आप लिख रहे हैं तो गलती। रीजन क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल क्या था 2πr था, टोटल डिस्टेंस 2πr था, बस ये आधा तो क्या हुआ ना πr हुआ, ये भी आधा πr, ये भी आधा πr। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जब आप अर्धवृत्त बनाइएगा तो ये भी डिस्टेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा बढ़ता है ना, और ये 2r के इक्वल होता है, यानी जिसको हम व्यास कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा πr प्लस 2r, क्या होगा πr प्लस 2r, यानी हमें इसमें 2 से डिवाइड करके लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा ये डायमीटर एक जुड़ जाएगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। फिर है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कुछ नहीं है, पूरा वृत्त का होता है πr², अर्धवृत्त का 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं आपको, एक πr²/2। अब यहाँ समझिए, यहाँ है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब हुआ वृत्त का चौथा भाग, जैसे ये आपका सर्कल हो गया एक, ठीक, तो इसका चौथा भाग का निकालना है तो फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ नहीं, यहाँ हम कर देंगे πr²/4, जिसको इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। यहाँ है सेमी सर्कल का एरिया, ठीक, ये आपका पेरीमीटर सेमी सर्कल का, परिधि को सर्कमफेरेंस कहते हैं। यहाँ लिखा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आपको समझ में पहले आना चाहिए कि त्रिज्याखंड कहते हैं किसको है, ध्यान से समझिए। जो त्रिज्याखंड है ना, ये मतलब ये कि आप हो गया सर्कल, ये इसका क्या है, मान लीजिए सेंटर है O, तो इसमें से हम अगर यहाँ से 2 त्रिज्या के सहारे कोई खंड काट दे, मतलब अलग कर दे जिसको, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक बना है ना, इसका अगर ये भी नाम दे दें, एक सेक्टर बन गया है। आपको सेक्टर का नाम क्या है, सेक्टर को हिंदी में त्रिज्याखंड कहते हैं, AOB। तो देख रहे हैं त्रिज्या के अलग अगर इसको हम निकाल देते, एक टुकड़ा बन गया ऐसे, ऐसे क्या बना है, एक आपको टुकड़ा बन गया है OAB। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान रहे, इसका अगर एरिया आप निकालना चाह रहे हैं तो हम लिखते हैं इसका θ/360 इंटू πr², θ/360 इंटू πr²। समझिए थीटा क्या है, तो थीटा जो है ना 2 रेडियस के बीच बना क्या है, एंगल है। थीटा जो है 2 रेडियस के बीच का बना क्या है, त्रिज्याखंड के 2 त्रिज्याखंड के त्रिज्याओं के बीच का बना क्या है, कोण है थीटा, ठीक। और ये r क्या है, रेडियस है। अब देखिए त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई पूछे, चाप का लंबाई यानी आर्क का लंबाई, इसमें आर्क कौन है दोस्तों, ये वाला जो आप लेंथ देख रहे हैं ना AB, इसको हम आर्क बोलते हैं, आपको बताया था ना चाप बोलते हैं, ये आर्क है। अगर इसका लेंथ निकालने के लिए कह दे तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं, आपको वही करना है, यहाँ θ/360, अभी लेंथ का बात है ना तो 2πr लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 2πr। देखिए याद कैसे रखना है, ये 360 θ/360 दोनों में याद रखना है। एरिया का बात हो रहा है तो एरिया πr² होता है ना, तो πr² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई का बात हो रहा है, आर्क यानी परिधि का ही ना पार्ट होता है, तो इसमें आप θ/360 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह आप क्या कर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब वृत्तखंड के एक बात और आपको बता रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने से पहले एक बात बताइए, अगर ये थीटा जो है ना यहाँ डिग्री में है, थीटा डिग्री में है तब ये फॉर्मूला लगेगा। थीटा आपका रेडियन में रहना, क्योंकि थीटा को हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। आप देख सकते हैं पाई वाले एक वीडियो में प्लेलिस्ट खोल के बताया क्यों। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर थीटा अगर आपको रेडियन में दिया रहेगा ना, थीटा रेडियन में दिया रहेगा, तो ध्यान रखिएगा जो एरिया का फॉर्मूला, पहले इसका बता देते हैं। आपका जो त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई होता है ना, ये होता है r थीटा। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई को अगर l कहें तो l बराबर क्या होता है, r इंटू थीटा। क्या होता है, r इंटू थीटा, जहाँ थीटा क्या है, इन रेडियन। थीटा किस में दिया रहेगा, जब रेडियन में दिया रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, r इंटू थीटा। बस l क्या है, यही है लेंथ ऑफ r, त्रिज्याखंड के चाप का लंबाई, समझ रहा है ना, ये वाला लेंथ AB। तो आपको अगर ध्यान से समझिए, आपको त्रिज्या दे दे और लिख दे कि जो रेडियस है ना वो किस में है, जो थीटा है वो रेडियन में दे दे कि कोण जो है रेडियन में है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर उसी तरह एरिया का बात करें, त्रिज्याखंड के एरिया का, तो ये फॉर्मूला होता है आपका हाफ L इंटू आर। क्या होता है, हाफ L इंटू आर। L क्या है दोस्त, L है यही त्रिज्याखंड जो आपका आर्क है, चाप की लंबाई है, और R क्या है आपका थीटा है। क्या है, थीटा। तो देखिए अगर आप ये भी लिख सकते हैं, चाहे L की जगह आपको पता है r थीटा होता है, L की जगह क्या होता है r थीटा, तो सीधा सीधी आप ये याद न रख, कैसे याद रख सकते हैं, 1/2 इंटू r² थीटा। क्या याद रख सकते हैं, 1/2 इंटू r² थीटा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान रहे थीटा यहाँ किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा।
अब आपका बात करें हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, जिसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट। क्या कहता है, सेगमेंट। ये मतलब वृत्त का क्या होता है, एक आपका खंड होता है, जैसे समझिए जैसे देखिए ये आपका एक वृत्त बना है, ठीक। कोई कॉर्ड के सहारे, मान लीजिए यहाँ से कोई कॉर्ड है, क्या है, कोई कॉर्ड है, ये सेक्टर हो गया ना, तो इसको आप क्या कीजिए, कॉर्ड खींचिए। तो देख रहे हैं यहाँ जो छोटा बना है, इसको अगर वो कहें, ये कहें, बी कहें, तो ये जो एरिया बना है ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाला, तो ये क्या है, आपका वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है, यानी वृत्त का ही एक टुकड़ा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा देखिए कैसे निकलेगा, तो आपको पता है ये पूरा सेक्टर का हम निकालने का बताया, यानी अगर सेक्टर निकालेगा तो ये सब निकल जाएगा। तो सेक्टर के निकाल के अगर इस आप जो यहाँ ट्रेंगल बन रहा है इसका एरिया माइनस कर दीजिएगा, तो किसका निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा ना। तो मान लीजिए थीटा है और ये रेडियस आर है, थीटा और रेडियस क्या है, तो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है दोस्त इस केस में। हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर के एरिया में से घटा देंगे ट्रेंगल के एरिया। तो सेक्टर के एरिया तो आपको बताया था यही होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, और आपका हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। एक बार आप ये देख लीजिए, देख रहे हैं कट तो नहीं रहा है ना, लिख लीजिए इसको। चलिए नहीं कट रहा। तो देखिए क्या किए हैं आप, ध्यान से समझिए। हम क्या किए हैं, टोटल ये जो यहाँ सेक्टर बन रहा है ना, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया बस माइनस कर दिए। और आपको पता है कि जब बीच का एंगल दिया रहा है और दो साइड दे रहा है, तो एरिया ट्रेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल बी साइन थीटा, बस उसी का फॉर्मूला लगाएं। एल बी दोनों आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं। ध्यान रहिए फॉर्मूला दोनों तभी अप्लाई होता है जब आपको क्या रहे, जो थीटा है ना वो किस में दिया रहा है दोस्त, रेडियन में, तभी ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। अच्छा इसको एक और आपको शुरू में ही लिखे थे कि हाफ ऑफ एल इंटू आर, ठीक। चाहे देखिए अब एल के जगह ही आर थीटा यहाँ लिख दिए थे तो स्क्वायर हो गया। तो इस बात को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए फटाफट। फिर अब ये क्या करते हैं, हम मिटाकर आपको जितना ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ है ना सब वो बताते हैं, ठीक। तो चलिए हम यहाँ बहुत सारा क्या लिख दिए, आपका थ्योरी लिख दिए ज्योमेट्री से रिलेटेड। हर एक तो लिख इसलिए दिए पहले कि लिखने में क्या रहे, टाइम ज़्यादा ना लगे और वीडियो छोटा बने। हर एक थ्योरी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको पढ़ के। देखिए फर्स्ट आपका लिखा है कि फर्स्ट जो आपका थ्योरी है ना सर्कल से रिलेटेड, क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी इस बात को समझिए, वृत्त के केंद्र से, तो ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक। ये सर्कल हो गया, सर्कल के केंद्र से, यानी हमने कोई बना दिया यहाँ सर्कल, और सर्कल के केंद्र यानी सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, जीवा पे एक लंब डाल रहे हैं। जीवा क्या होता है आपको बताया था, कॉर्ड। तो ये मान लीजिए क्या है, कॉर्ड है। तो ये कहा इस थ्योरम ये कहता है ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे आप अगर लंब डालते हैं ना, मान लीजिए केंद्र हो गया और ये क्या है, ए बी एक जीवा है और वो एक केंद्र है। यहाँ एक आप लंब डाल रहे हैं, लंब इन द सेंस कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल आप बना रहे हैं सी पे, तो इसको समद्विभाजित करेगा, यानी ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके कहने का मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो AC बराबर क्या होगा, BC होगा। क्या होगा, AC बराबर BC। इस पर सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक। क्या आपको याद रखना है कि किसी सर्कल के ये कॉर्ड पे अगर सेंटर से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या होता है, उसको इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक। इस बात को आपको इस तरह याद रखना है। ये वाला सेकंड है कि जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से गुजरता है। यही उल्टा चीज़ है, सेम चीज़ को उल्टा लिखा गया है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई ये इसका है, ध्यान रही इसका, ये बोल रहा है ना कि ये कोई क्या है, आपका केंद्र है, सॉरी सर्कल है। तो लिखा है कि जीवा का लंब समद्विभाजक केंद्र से गुजरता है, यानी समझिए ये कोई मान लीजिए जीवा है AB, यानी कॉर्ड है, तो इसका एक लंब समद्विभाजक कीजिए। लंब समद्विभाजक करने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी एक ऐसा आप लाइन इस पर ड्रॉ कीजिए जो इसको दो बराबर भाग में बांटने के साथ साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल भी बनाता हो। तो आपको पता है एक ही ड्रॉ कर सकते हैं एक लाइन के लिए। तो आप ड्रॉ कीजिएगा ना, मान लीजिए यहाँ से ड्रॉ कीजिए, तो आप ड्रॉ कीजिएगा ना तो ऊपर देखिएगा कि वो लाइन किससे गुजर रहा होगा, सेंटर से। किससे गुजर रहा होगा, सेंटर से, यानी यहाँ 90 डिग्री और ये परपेंडिकुलर कर रहा है तो क्या होगा, सेंटर से गुजरेगा। वही बात है, इनडायरेक्टली कहा गया है। थर्ड आपका जो नियम ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, ये जो है एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। यानी इस बात को समझिए, कोई सर्कल है, इस चीज़ को यहाँ समझा रहे हैं, ये कोई सर्कल है, ठीक। हमने एक यहाँ जीवा खींच दिया है AB,
और इस ए बी के बराबर ही एक हमने यहाँ जीवा खींच दिया सी डी, यानी कॉर्ड एक यहाँ बना दिया सी डी। अगर ये आपको ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर क्या है सी डी है, तो पता है अगर सेंटर से इस दोनों जीवा का आप लंबाई देखिएगा ना, तो दोनों मतलब दूरी देखिएगा ना, दोनों क्या होगा बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ इसका सेंटर है ओ, तो ये जितना डिस्टेंस ये होगा ना उतना ही डिस्टेंस ये होगा, यानी ये दोनों डिस्टेंस अगर हम इसको ई कहें एफ कहें तो ओ ई जितना होगा ना बराबर ओ एफ होगा, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। यानी आपको फाइनली याद रखना है कि आप किसी सर्कल में दो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस का, तो वो जो इनका डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो क्या होगा इक्वल मतलब सेम दूरी पर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। और ये फोर्थ वाला क्या कर रहा है समझिए, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या कह रहा है समझिए कि ये कोई सर्कल हो गया, ठीक। तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग, तो मान लीजिए इसका कोई आर्क है, इस पे केंद्र है इसका ओ, इस पे कोई एंगल बन रहा है यहाँ से इसके चाप, मान लीजिए आर्क है एक यहाँ से यहाँ तक, ये वाला आर्क से यहाँ एक एंगल बन रहा है, इस पे ये आर्क है ए बी, एक एंगल बन रहा है थीटा का। क्या एंगल बन रहा है थीटा का। तो ये कह रहा है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, सॉरी हाँ ध्यान से समझिए, केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी इस केंद्र पे जितना इस आर्क द्वारा एंगल बनेगा ना, इसी आर्क द्वारा, अब देखिए इस आर्क को छोड़कर परिधि का ये वाला भाग सब शेष हुआ, इसी आर्क द्वारा इधर कहीं आप एंगल बना दीजिए, इस पे बना एंगल ये वाला क्या होगा डबल होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम इसी से रिलेटेड एक इस शेष भाग पे एंगल बनाए और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ वाला एंगल क्या होता है 2 थीटा होता है। क्या होता है 2 थीटा, यानी उसका क्या होगा डबल होगा। ध्यान रहे ऐसे भी बन सकता है, यानी सीधा सीधा मतलब समझिए ये कोई सर्कल है, ठीक, ये ओ है और ये मान लीजिए इस आर्क से ये आर्क है, तो इस आर्क से आप कहीं एंगल बनाइए, मान लीजिए इस आर्क से हमने यहाँ एक एंगल बना दिया थीटा, ठीक, तो ये क्या होगा 2 थीटा होगा। क्या होगा 2 थीटा, समझ रहे हैं ना। आप कहीं एंगल बनाए, मान लीजिए यहाँ हमने एक एंगल बना दिया आपका, अगर ये आपका ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा 2 थीटा होगा। यानी ये सेम आर्क से, ध्यान रहे आर्क सेम होना चाहिए, यानी चाप ये सेम चाप से, और जो बचा हुआ ये परिधि का भाग है इस पे बना एंगल, इस पे क्या होता है इसका ये जो होता है ना इसका डबल होता है। क्या होता है डबल होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, क्या होता है डबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो आपका है ना, सॉरी नेक्स्ट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इस बात को समझिए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कोई सर्कल हो गया, ठीक। अर्धवृत्त का मतलब क्या होगा सेमी सर्कल, तो हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये बीच में इसका क्या है दोस्त सेंटर है। तो अर्धवृत्त में आप इस डायमीटर से अर्धवृत्त में कहीं भी एंगल बना दीजिए, क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कहने का मतलब कि ये एक डायमीटर लेना साइड और एक हम ऐसे ड्रॉ कर दें कहीं भी इस, ठीक। तो ये जो एंगल बनता है ना ये कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। कितना बनता है 90 डिग्री का। ध्यान रहे इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कैसे, ये कोई सर्कल हो गया, इसका ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर से आप कहीं भी एंगल बना दीजिए ऊपर अर्धवृत्त में, ये कितना डिग्री का होगा दोस्त 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री 90 डिग्री। अब फिर एक और है आपका कि एक ही चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर बना कोण बराबर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पे बना, 6 नंबर वाला का यहाँ समझा रहे हैं, ठीक। एक ही चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पे बना कोण बराबर होता है। जैसे समझिए क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है कोई सर्कल हो गया, बीच में इसका सेंटर हो गया वो, और एक आर्क हम ले रहे हैं यहाँ से। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ आर्क ले लिए, ये वाला आर्क है, हम यहाँ इतना आर्क ले रहे हैं, ठीक, ये वाला ये ए बी है। तो इस ए बी से आप रिमेन इतना आर्क लेने के बाद ये जो बचा हुआ परिधि का भाग है इस पर कहीं भी एंगल बना लीजिए, सब क्या होगा सेम होगा। यही कहने का मतलब, ये अगर थीटा बना है ना तो इस आर्क से आप कहीं भी शेष परिधि पे क्या बनाइए एंगल बनाइए, सब थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सेम आर्क से आप इधर बनाइए, ये भी क्या होगा दोस्त थीटा होगा। क्या होगा थीटा होगा। अगर आप इसको केंद्र पे बना देंगे तो इसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल, यानी इस केस में 2 थीटा हो जाएगा। जब पहले यहाँ हम क्या किए थे आपको समझाए थे। तो ये कुछ हो गया आपका क्या है थ्योरी, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी और है, अभी बहुत सारा। इसका क्या कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, हम ये मिटा कर क्या करते हैं दूसरा आपको बताते हैं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आप देख पा रहे होंगे कि थ्योरम है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यानी सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो जो टेंजेंट होता है रेडियस पे, उस पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। समझिए इस बात को, हम लिख के समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका कोई सर्कल है, ठीक,
और हमने एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। पता है आपको टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, वो एक लाइन होती है ना जो वृत्त को, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करती है? टच करती है, बस किसी एक पॉइंट पे ही स्पर्श करती है। तो हमने माना कि ये आपका जो एक लाइन हमने ड्रॉ किया है यहाँ से, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा यानी वृत्त को कितने पॉइंट पे टच कर रही होगी? एक पॉइंट पे। तो हमने उसको मान लिया कि इस पॉइंट पे क्या करिए? टच करिए। यह स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा क्या होता है? वृत्त को किसी वृत्त को एक पॉइंट पे क्या करता है? टच करता है। और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट, स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जो त्रिज्या होती है ना, इस स्पर्श बिंदु पे क्या होती है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी कहने का मतलब आपका है कि देखिए, हम यहाँ से इसका मान लीजिए यहाँ क्या है? सेंटर है। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इस पे क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री के। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ना, उस स्पर्श बिंदु पे यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे त्रिज्या से अगर आप एक लाइन खींचते हो तो पे क्या होगा? परपेंडिकुलर हो गया। यानी उस पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा दोस्त? आपको 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका थ्योरम की तरफ चलते हैं। यहाँ थ्योरम है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। यानी अगर आप, ये कोई वृत्त है, ठीक, तो आपको पहले ये बात ध्यान रखना है कि वृत्त के कोई बाहर पॉइंट से ना अगर हम स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2। स्पर्श रेखा क्या होता है? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे। तो अगर आप 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं बाहर के, मान लीजिए P कोई पॉइंट है, यहाँ से आप सर्कल पे 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, टेंजेंट खींच रहे हैं जो सर्कल को इस A पॉइंट पर और यहाँ B पॉइंट पर क्या कर रही है? टच कर रही है। तो ये दोनों जो लेंथ है ना, P और PB आपस में क्या होता है दोस्त? बराबर होता है। P और PB क्या होता है? बराबर होता है। अब इतना ही नहीं, जब ये बात लिखे हैं तो इसमें आपको बहुत सारा बात ध्यान रखना है। देखिए, कब? जब वृत्त के बाहर किसी पॉइंट से अगर सर्कल पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक तो होता ही है कि दोनों टेंजेंट, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन साथ साथ बहुत सारा चीज़ जो है इससे आपको याद रखना है। जैसे देखिए, हम समझाते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा बना के समझाते हैं, ठीक। मान लीजिए हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक। ये P आपका पॉइंट हो गया। कट नहीं रहा है, 1 मिनट। हमने 2 स्पर्श रेखा खींचा यहाँ P पॉइंट से, ठीक, जो सर्कल को किस किस पॉइंट पे टच कर रहा है? मान लीजिए आपका A पे टच कर रहा है और इधर आपको B पे, और इसका यहाँ क्या है? सेंटर है। इसका क्या है? सेंटर है। तो आपको पता है कि ये स्पर्श बिंदु है। तो अभी आपको ऊपर ही बताए थे कि ये आपका क्या स्पर्श बिंदु है? पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। तो इस पे अगर आप त्रिज्या को मिलाइएगा तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो बात आपको ध्यान हो गया कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल। अगर आप इसको यहाँ से मिला देते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ से इसको मिला देते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 2 ट्रायंगल बना है ना, OAP और OBP, ये क्या होता है? सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम करने का मतलब क्या है कि सभी अंग क्या कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी सब जिसका तीनों इसका एंगल तीनों इसके एंगल के बराबर होगा, तीनों इसको साइड इसके साइड के बराबर होगा ही। देखिए, ये रेडियस है यार, तो ये भी यार, और ये आपस में बराबर ही है और ये कॉमन ही है। तो देख रहा है कि ये टोटल चीज़ बराबर होता है। यानी ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। ध्यान से समझिए, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। और ये वाला एंगल अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आपका बीटा होगा। क्या होगा? बीटा होगा। यानी आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से अगर हम लाइन कोई ड्रॉ करते हैं ना, तो ऊपर वाले एंगल को भी क्या करता है? और ये भी अल्फा ही होगा। देखिए क्यों, इस बात को समझिए, हम समझा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के क्या हो गया? बराबर हो गया। बराबर हो गया, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये जो लाइन यहाँ हम ड्रॉ करते हैं ना, इस वाले और इस एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यानी यहाँ जितना एंगल होगा ना, और इसका मान लीजिए यहाँ 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ आपका 120 डिग्री का है, तो ये इसको भी आधा आधा बांट देगा और इसको भी आधा आधा बांट देगा। आधा आधा बांटने का मतलब देखिए क्या, जैसे समझिए, सीधे यहाँ समझाता है ऐसे। आधा आधा बांटता है, यानी अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये आपका बीटा है, गलती लिखा गया था थोड़ा, ये आपका बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। चाहे थीटा ही लिखिए। ये आपका अगर थीटा डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? थीटा डिग्री होगा। यानी ये जो लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं ना, इस एंगल और इस एंगल को क्या करता है? आधा आधा बांटता है, आधा आधा। और आपको ध्यान रखें कि ये क्या बना है? OAPB क्या बना है? चतुर्भुज बना है। 2 का सम इसका और इसका अकेले क्या है?
180 डिग्री हो जा रहा है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो कन्फर्म है इसका और इसका मिला के क्या होना चाहिए, एंगल सम 90 डिग्री होना चाहिए। यानी हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल जैसे AOB, यानी ये टोटल एंगल, ये पूरा, ठीक, ये पूरा एंगल, अब प्लस ये वाला पूरा, यानी एंगल APB बराबर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कहीं आपको ऐसे देकर और कहे कि ये 60 डिग्री है, इधर का टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो कंफर्म समझिए कि इधर का टोटल एंगल क्या होगा, 120 होगा। आप एक एंगल दे दे, दूसरा कोई पूछे ना, तो 180 में से घटाने पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टोटल एंगल का और इस टोटल एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये दोनों अकेले में दोनों मिलके क्या है 80, 180 है, तो ये दोनों मिलके 180 होगा, तभी तो 360 होगा, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल बना है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक, ये और ये आपस में बराबर। यहाँ तक कि ये जो लाइन खींचते हैं इस टोटल एंगल को आधा आधा भाग में बांट देगा और इस टोटल एंगल को भी क्या करेगा, आधा आधा भाग में बांटता है। नेक्स्ट आपका है कि दो जीवा वृत्त के अंदर काटे, तो यानी ये देखिए दो जीवा यहाँ हमने ड्रॉ किया है, किसी सर्कल के अंदर काट रहा है। ध्यान रहे P इसका सेंटर नहीं है, काटे तो पता है क्या होता है, आपको याद रखना है। देखिए क्या, अगर वृत्त के अंदर कोई दो जीवा काट रहा है तो पता है क्या होता है आपका, AP इंटू PB बराबर DP इंटू PC, ये आपको ध्यान रखना है। कब, जब सर्कल का अंदर दो कॉर्ड क्या करे, एक दूसरे को काटे, यानी कुछ नहीं, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, मल्टीप्लाई करने पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अगर वृत्त के बाहर काटे, तो ये देखिए दोनों जीवा को आगे बढ़ाने पे क्या कर रहा है, सर्कल के बाहर काट रहा है, तो इस केस में पता है क्या होगा, वही चीज़ देखिए होगा आपको, ये ऐसे ही याद रखना है। PB देखिए, PB इंटू PA, यानी याद रखना है PB इंटू PA बराबर PD इंटू PC, PD इंटू PC, ये ध्यान रखना। कब, जब बाहर काटे, तो यानी देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ समझिए। अंदर था आपका तो PA इंटू PB, इधर हो गया PD इंटू PC, अब बाहर था तो यहाँ से देखिए PB इंटू PA, इधर से PD इंटू PC, ये होता है। और फिर देखिए ध्यान रहे, इस केस में दोनों ये क्या थे, कॉर्ड जीवा था, कॉर्ड था, और यहाँ जीवा था लेकिन बाहर इंटरसेक्ट कर रहा था। इसमें जो है ना आपका PT क्या है, ये जो PT लाइन है ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यानी आपका समझ रहे हैं ना, टेंजेंट है एक। और ये PB क्या है, तो PB एक छेदक रेखा है जिसको सेकेंड कहते हैं, सेकेंड लाइन। PB क्या है, छेदक रेखा है जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन कहते हैं। तो पता है इस केस में आपको क्या याद रखना है कि PT का जो स्क्वायर होगा ना, यानी इसका स्क्वायर, स्पर्श रेखा जो है उसका स्क्वायर, ये PA इंटू PB होता है, PA इंटू PB होता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इस सब पे क्वेश्चन बनता है PA इंटू PB। तो इतना बात क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अभी आगे और है जिसको हम ये मिटाने के बाद बताते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना सिखाते हैं, ठीक। क्या क्या फॉर्मूला आते हैं, देखिए दो तरह की स्पर्श रेखाएं होती है। एक आपका होता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और एक होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को ध्यान रखिएगा, इसको आप हिंदी इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है ना, बहुत सारा दो इसका नाम होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी ये जो AB और ये CD है ना, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और यहाँ आप AB इस तरह, यानी जो तिरछा तिरछी देख रहा है ना, इस वाले स्पर्श रेखा को हम क्या कहते हैं, AB और CD को क्या कहेंगे, तो आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखिए पहला कंडीशन सुन लीजिए, अगर यानी एक रेडियस R1 है और ये R2 है, यानी ये हम रेडियस को क्या मान ले रहे हैं, R1, और इसके रेडियस को क्या मान ले रहे हैं, R2। यानी एक त्रिज्या का रेडियस R1 है और एक त्रिज्या का रेडियस R2 है, और इसके केंद्र के बीच का जो दूरी है ना दोस्त, ये केंद्र के बीच का दूरी, ये दोनों के केंद्र के बीच के दूरी को हम क्या मान रहे हैं, D मान रहे हैं। दोनों के केंद्र के बीच के दूरी D मान रहे हैं। तो जो आपका DCT है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसका लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर, क्या याद रखना है, तो D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या याद रखना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी का फॉर्मूला क्या होता है कि रूट ओवर दोनों केंद्रों के बीच का दूरी का स्क्वायर, क्योंकि डी को हम क्या माने हैं कि दोनों जो वृत्त है ना, सर्कल है, उनके केंद्र का बीच का दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों का जो त्रिज्या है ना, रेडियस है, उसका अंतर का स्क्वायर कर देना। यानी क्या करना, अंतर का स्क्वायर कर देना। ओवरऑल जैसे आपका जो आंसर आएगा ना, इससे किसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आप लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शिका का कैसे लिख लेगा, तो इसका भी अगर आप रेडियस को ये मान लेते हैं दोस्त कि इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस आपको R2 है, तो ध्यान दीजिए, और बीच के इसके जो बीच का केंद्र के बीच का जो दूरी है ना, ये केंद्र के बीच का दूरी, ये क्या है, D है। ये क्या है दोस्त, D है। तो पता है इसका हम अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का अगर लेंथ निकालना चाहे, यानी AB का लेंथ, ध्यान रहे कि इस केस में ये जो AB है ना,
पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो ए बी सी डी के बराबर होगा, यानी ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ना, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये बराबर होती है। और यहाँ जो आपका ए बी है ना, सी डी के बराबर होगा, ए बी और सी डी के बराबर होगा, मतलब दोनों टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से हम अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टी सी टी का फॉर्मूला लिखे तो रूट ओवर वही फॉर्मूला है, दोनों के बीच, केंद्र के बीच के दूरी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस आपकी बार जो रेडियस है ना वो जुट जाएगा, रेडियस क्या होगा, जुट जाएगा। ध्यान से समझिए, जब आपको निकालना हो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो उस केस में क्या करते हैं, केंद्र के बीच के दूरी का स्क्वायर करते हैं रूट में लेकर, माइनस दोनों का जो त्रिज्या दिया रहेगा ना वो दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ के स्क्वायर करते हैं। और आपका अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो इस केस में माइनस करके त्रिज्या का अंतर लेके क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा। अरे भाई डी स्क्वायर माइनस तो सब में सेम है, दोनों में सेम है, इतना तो याद रखना है। लेकिन यहाँ देखिए सीधा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसा है, सीधा, तो यहाँ आपको सीधा याद रखना, सीधा यानी माइनस याद रखना। ये देख रहा है क्रॉस है, दोनों क्या है, क्रॉस है, क्रॉस यानी प्लस है। अरे भाई क्रॉस है ना, दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट प्लस है, तो यहाँ याद रखना है त्रिज्या क्या करना है, जोड़ना, और यहाँ त्रिज्या क्या करना है, घटाना। एक स्पेशल केस बनता है ना, जब दोनों ये एक स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है कब, कि जब दोनों त्रिज्या है, सॉरी जो दोनों सर्कल है ना वो सटा रहेगा तब। जैसे मान लीजिए एक सर्कल ये हो गया और इसके जस्ट सटा हुआ सर्कल दे दे, तो वही चीज़ है। देखिए भाई इस केस में अगर बात बताइए, आप ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं क्या, ये आप निकाल पाएंगे नहीं, देख रहे हैं ये, तो अगर आप यहाँ से खींचिएगा तो काट देगा, सेकेंड लाइन हो जाएगा, वो आपका टेंजेंट नहीं हो सकता। टेंजेंट एक पॉइंट पे स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ काटिएगा तो दो जगह काट देगा, वो सेकेंड लाइन हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। तो इस केस में हम केवल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही निकाल सकते हैं। कल को ये भी पूछ दे कि दो सर्कल ब्रिज जो है सटा कर रखा गया है तो अनुप्रस्थ कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, तो ड्रॉ ही नहीं हो सकता है। तो इस केस में मान लीजिए अगर इसका हमें लेंथ निकालना है, आपका DCT का ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो समझिए क्या करेंगे, ये निकालना है। इसका मान लीजिए यहाँ रेडियस इसका R1 है और इसका रेडियस क्या है दोस्त, R2 है, और इसके केंद्र का बीच का दूरी आपकी बार पता है क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। इस केस में जब लिखेगा ना कि दो वृत्त सटा कर रखे गए हैं तो उस समय आपको केंद्र के बीच का दूरी नहीं देगा। रीजन क्या है, क्योंकि उस समय केंद्र के बीच का जो दूरी है ना, दोनों का त्रिज्या का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं बीच में गैप है, लेकिन यहाँ गैप नहीं है, दोनों का रेडियस जोड़ दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, डी का मान मिल जाएगा। तो अगर आप डी का जगह, यहाँ डी की जगह R1 प्लस R2 पुट कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, बस डी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, R1 प्लस R2। तो पता है ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये सॉल्व करने के बाद आएगा √2 R1 इंटू R2। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा, देखिए यही आएगा। तो इस केस में आपको याद रखना है, जब सटा के रखा गया हो तो DCT का लंबाई क्या होता है, 2√R1 प्लस R2। इसको मिटा के फिर आगे भी नेक्स्ट और अब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ध्यान से समझिएगा। बहुत लोगों को ये क्या होता है समझ ही नहीं आता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या है थ्योरी समझिए, लिखा है कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींचा जाए तब जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण उसी जीवा के संगत एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, समझिए। इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम पहले याद रख लीजिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं इसको। यानी ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, समझिए इस बात को। ये कह रहा है ना कि कोई वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु द्वारा, नाम याद रखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु द्वारा, यानी कोई सर्कल खींचना है, इसको आपको क्या खींच देना है, स्पर्श रेखा। तो हमने इसका एक स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है सर्कल को एक पॉइंट पे, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये इसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जीवा खींचा जाए, तो मान लीजिए हमने इससे एक जीवा खींच दिया, एक कॉर्ड का निर्माण कर दिया दोस्त, यहाँ हमने एक कॉर्ड का निर्माण कर दिया, ठीक। ये आपका ए बी हो गया, ये पॉइंट ये सी, हमने एक कॉर्ड का निर्माण कर दिया। तो और क्या लिखा है, जीवा खींचा जाए तब जीवा द्वारा यानी कॉर्ड द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण, यानी ये एक मिनट इसको इधर खींचिए, यहाँ से हमने ये जीवा खींचा, ठीक, ए बी सी। तो लिख रहा है कि यह स्पर्श रेखा के साथ जीवा द्वारा बना कोण, यानी मान लीजिए यह स्पर्श रेखा है ना, जीवा इसके साथ यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का कोण, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, तो के साथ बना कोण उसी जीवा से संगत एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। यानी एक वृत्तखंड ही हो गया, देख रहे हैं ना, इधर से BC के नीचे जो है एक वृत्तखंड है,
हो गया ना इधर एक आपका सेगमेंट। तो इसके बाहर एक जो ये एक संगत एक अंतर्वृत्त खंड बन रहा है ना, इधर इसी जीवा द्वारा जो बना कोण होगा ना बराबर होगा। यानी सीधा से समझिए इस जीवा द्वारा आप इधर कहीं कोण बना दीजिए, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इधर भी अगर आप यहाँ कोण बनाते तो ये भी क्या होता दोस्त, थीटा होता। क्या होता, थीटा। इस बात को आप ध्यान से समझिए, इसको बताना है, उधर क्या है इसको लास्ट में लिख देंगे हम, समझिए। यहाँ देखिए एक और चीज़ समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या आपका वृत्त हो गया, ठीक। हमने एक यहाँ से क्या किया दोस्त, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जो इसको हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, पी पे, ठीक। ये एक पीटी क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो इससे हमने मान लीजिए यहाँ एक जीवा खींचा है, तो ये कह रहा है ना कि इस स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा अगर ये बना कोण थीटा है ना, स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बना कोण थीटा है ना, तो ये जो आपका देख रहा है ना ये चाप, यानी ये इसके द्वारा यहाँ कहीं भी इधर, यानी इससे आप इधर कहीं भी एंगल बना लीजिए, इधर भी बनाइए, ये भी क्या होगा दोस्त, थीटा ही होगा। क्या होगा, थीटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रूफ तो सबका बता सकते हैं, लेकिन ये वीडियो प्रूफ बताने वाला है नहीं, क्योंकि ये पर्पस है रिवीजन करना और कम समय में आपको सारे थ्योरम को क्या करा देना, रिवाइज करा देना। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ सबका बताएंगे कि क्यों होता है ये सारी चीज़ें, ठीक। सबका प्रूफ है, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए स्पर्श रेखा की संख्या पूछता है, तो स्पर्श रेखा की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ठीक। देखिए फर्स्ट है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या, यानी अगर ऐसा सवाल आ जाए कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल का कितना हो सकता है, तो पता है कितना होता है, इन्फिनिट होता है। क्या होता है दोस्त, आपको याद रखना है, इन्फिनिट हो सकता है। कितना, इन्फिनिट हो सकता है, यानी अनगिनत हो सकता है। फिर लिखा है कि एक वृत्त के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान से समझिए, एक वृत्त के बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपको बताए थे दोस्त कि मान लीजिए सर्कल के बाहर यहाँ कोई पॉइंट है, तो इससे बस कितना, 2 ही वो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा 2। थर्ड आपका है कि एक वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए देखिए उसका एक वृत्त के स्पर्श रेखा की संख्या अनंत कैसे है, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, तो हर एक पॉइंट पे एक हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए अनंत आ गया। इसका बता ही दिए 2। यहाँ एक वृत्त के अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो मान लीजिए सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, इससे अगर आप स्पर्श रेखा खींचने जाइएगा तो खिंचा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कोई आप लाइन खींचेगा ना उसको काट के आगे निकलेगा। क्या होगा, काट कर आगे निकल जाएगा। तो आगे निकलेगा तो इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं, सेकेंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ है कि 2 वृत्त हो तब, मतलब अगर एक सर्कल है तब ये 3 टाइप का 3 यहाँ बनते हैं। एक वृत्त के अंदर बिंदु से यहाँ होगा कोई एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींची, यानी कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। यहाँ है कि 2 वृत्त हो तब, मतलब अगर 2 सर्कल दिया है और आपको दे दे कि 2 सर्कल अलग अलग हैं, 2 सर्कल एक दूसरे से कुछ दूरी पे हैं, तब बताइए इसमें मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। मैक्सिमम, ध्यान से समझिए, मैक्सिमम टेंजेंट बताना है। मैक्सिमम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है, कब, जब 2 सर्कल क्या है, दूर दूर है। तो देखिए कितना हो सकता है, इस केस में आपको 4 हो सकता है। देखिए कैसे, एक ऐसे, 1 2, फिर आपका ये हो गया 3 और इधर से हो गया 4, यहाँ से आएगा। तो मैक्सिमम कितने ड्रॉ हो सकते हैं, 4। और आपसे मिनिमम पूछ देना कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो याद रखना है 0। क्यों, देखिए मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा कि मतलब जब 2 सर्कल एक पॉइंट पे स्पर्श करते हैं ना, खाली टच करते हैं, तब वहाँ मिनिमम सर्कल मिलता है। तो ये कहीं टच नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम टेंजेंट मिलता है। तो इस केस में जो मिनिमम टेंजेंट की संख्या होगी ना, 0 हो जाएगी। यहाँ अगर बात करें 2, ये केस कैसा है, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यानी बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, केवल टच कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा बताइए, स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, 3 होगी मैक्सिमम। एक इधर से, एक इधर से हो गया, एक आपका इधर से हो गया और एक बीचा बीच में। तो इस केस में आपका मैक्सिमम स्पर्श रेखा का संख्या कितना होगा, 3, और मिनिमम 1 होगा। देखिए मिनिमम 1 क्यों, क्योंकि ये दोनों जो आपका सर्कल दिया है ना, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो मिनिमम इस केस में 1 हो जाएगा। केस थर्ड है कि जो 2 आपका सर्कल दिया है ना, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो इस केस में बताइए जो टेंजेंट है ना, ये तो एक इधर से खींचा जाएगा और एक इधर से। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन फिर मिनिमम कितना हो जाएगा, इस केस में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो जब बाहर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट मैक्सिमम 4, जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो मैक्सिमम टेंजेंट की संख्या 3, और जब इंटरसेक्ट कर रहा है किसी सर्कल एक दूसरे को तो मैक्सिमम टेंजेंट की संख्या 2, और एक यहाँ इसको मिटा दे रहा है। एक और लिखे थे आपको कि जब अंत स्पर्श करे तब, ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक, और दूसरा सर्कल क्या कर रहा है, इसको अंत स्पर्श कर रहा है ऐसे,
तब कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम टेंजेंट है ना, मैक्सिमम टेंजेंट वो कितना हो सकता है, एक। मैक्सिमम टेंजेंट भी एक होगा और मिनिमम टेंजेंट भी एक होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल एक जगह इंटरसेक्ट किया। तो इस केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टेंजेंट की संख्या क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बना कोण उसी जीवा द्वारा शेष आपका जो वृत्तखंड है ना उसमें बनने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इतनी सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके साथ आपका क्या है कि कंप्लीट जो सर्कल है ना वो हुआ। मतलब अब कोई भी सवाल किसी भी चीज़ का है आप 100% क्या है कर सकते हैं। इसमें लगभग चीज़ें क्या की गई है, कवर की गई है। वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।